हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन अपना चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर अपन बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, मोलरिटी अपन ने पढ़ ली थी। अपन यहाँ अब जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे वो है अपने पास मोलैलिटी। देखिए मोलैलिटी, ठीक है। देखिए वो थी मोलरता, ये है मोललता। ठीक है, मोलरिटी और मोलैलिटी। देखिए मोलरिटी क्या होती है, क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इज कॉल्ड मोलैलिटी। क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है, कि 1000 ग्राम के अंदर, ठीक है, या फिर 1 kg के अंदर, 1 किलो के अंदर, या फिर 1000 ग्राम के अंदर कितने 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट है, विलय के उपस्थित है, वो उसकी क्या होगी, मोलैलिटी हो जाएगी। देखिए इसे आप डिनोट करोगे, डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, देखिए मोलरिटी को आपने दिखाया था कैपिटल M से, मोलैलिटी को आप दिखाएंगे स्मॉल m से। वहाँ पे यहाँ आपने लिया था लीटर, यहाँ पे आप लेंगे ग्राम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मोलैलिटी का मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय WIG, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कि कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं कितने केजी, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, वो उसकी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन यहाँ अपन करते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेबल्ड एज 10%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, जो आपको यहाँ पे बताया है किसकी, ग्लूकोज की मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिए हैं क्या, मास ऑफ ग्लूकोज दिया है। ठीक है, तो अपन यहाँ से निकाल लें। देखिए मास ऑफ ग्लूकोज अपने को 10% दिया है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। तो अपन मानते हैं कि अपने पास 100 ग्राम है टोटल, उसके अंदर से 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिए मोलैलिटी के अंदर लिखिए 10 ग्राम आपके पास क्या है, ग्लूकोज। देखिए अब नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो क्या था, मास अपॉन में मोलर मास। तो मैं लेता हूँ मास अपॉन में मोलर मास और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, देखिए यहाँ से मास आपके पास है जी, बिल्कुल है 10 ग्राम, तो यहाँ से आप ले लीजिए 10 ग्राम मास हो गया। मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। ठीक है, मोलर मास तो सभी को निकालना आता ही होगा। ठीक है, मोलर मास कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे जी, बिल्कुल दिया हुआ है। देखिए 10% है, 100 में से 10% है। ठीक है, मतलब 100 ग्राम में से 10 ग्राम तो कौन है, ग्लूकोज है। तो पीछे कितना बचा, 90 ग्राम, वो कौन है, वाटर है। तो 90 ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पानी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, यहाँ से कैलकुलेशन सोल्व कीजिएगा तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले इसको सोल्व कर लीजिए। जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से आप, तो आपके पास आएगा 1.18। ठीक है, तो इसको आएगा 0.0556 के समथिंग आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाए। फिर 90 से इसको क्या कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। कितना कितना आपने क्या किया है, उसको
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ आपने लिया क्या है, ग्राम चल रहा अपना, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ किस में चल रही है, ग्राम में। तो ये ग्राम में आपको इसको किलो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ इसको किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन सॉल्व करके यहाँ पे इसका क्या निकाल लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, मोलरिटी का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ तक का। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। मोलरिटी के बाद जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स अपने पास आती है वो है नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी, देखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 1000 ml या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कि 1 लीटर सॉल्यूशन या फिर 1000 ml के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, किसके, सोल्यूट के, उससे आप क्या कहोगे, उसकी नॉर्मेलिटी कहोगे, ठीक है। कि 1000 ml या फिर 1 लीटर विलियन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ प्रेजेंट है, किसके, विलय के, उसे आप क्या कहते हो, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कहते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा, इसे आप कैपिटल N से डिनोट करेंगे और यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर, ठीक है। अगर ml में होगा यहाँ तो आप यहाँ 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं अपने इसके ऊपर। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ solution containing 20.5 gram of hydrate oxalic acid in 1000 ml of सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड कीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या बोलता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, की 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर जो है 20.5 ग्राम क्या है, हाइड्रेट, मतलब वाटर के साथ कौन है, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। तो उसका आपको क्या करना है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले आपको देखिए यहाँ पे ये निकालना है कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था कि मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे देखिए अपने को करना क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। ये है हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसका क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है कि मास कितना दिया है, तो मास अपने को कितना दिया है, 20.5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखिए मास अपॉन में, यहाँ पे देखिए आपके पास ऑक्जेलिक एसिड का वो कितना आएगा, मोलर मास कितना आएगा। पहले आप ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास निकालिए, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास होता है 126, ठीक है। तो 126 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पे आपके पास H कितने हैं, ऑक्जेलिक एसिड क्या है, अम्ल है, ठीक है, एसिड है, तो यहाँ पे अपना H+ आयन देखेंगे। H+ आयन यहाँ पे कितने हैं,
2 हैं, तो यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अपने पास क्या आएगा 20.5 अपॉन में 63। देखिए अपन ने क्या किया कि मास को डिवाइड कर दिया उसकी एसिडिटी से, ठीक है। अगर यहाँ पे बेस होता तो आप OH के नंबर काउंट करते कि यहाँ पे कितने OH हैं, या फिर अगर आपके पास यहाँ पे कोई सोल्ट होता, ना एसिड ना बेस हो, अगर सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे NaOH होता, ठीक है, तो आप NaOH में बेस देखेंगे कितना है, 1 OH है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 40 आता है इसका मोलर मास, ठीक है, 40 मोलर मास। OH कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 का 40 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन बेस में देखते हैं OH, एसिड में देखते हैं अपन H+, ठीक है। और अगर सोल्ट हो अपने पास तो वहाँ पे अपन क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैटायन या फिर एनायन, प्लस और माइनस चार्ज के नंबर कितने हैं वो अपन वहाँ पे क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड करने से आपके पास आएगा, देखिए पहले पॉइंट लगा लीजिए 3 टाइम, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, ठीक है। अब आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो नॉर्मलिटी फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 0.32 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है आपको 100 ml दिया है, तो 100 ml ले लीजिए। यहाँ पे ml में है, इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 से 1000 मर गया, कितना बचा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू कितनी है आपके पास, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आ गई अपने पास में 0.32, ठीक है। अब यूनिट की बात करें यहाँ पे तो यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट बटे लीटर, ठीक है। तो यहाँ मैं यूनिट लिख रहा हूँ, यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, तो यहाँ लगा दीजिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेन चीज़ आपको जो यहाँ पे वो है, वो आपको कैलकुलेट करना है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि कितना आपको मास दिया गया है, ठीक है, उसको अपॉन में कर दीजिए कि मोलर मास क्या है, अपॉन में वहाँ पे एसिड है या बेस है उससे उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितने H+ आयन है कितने OH आयन है, यहाँ उससे डिवाइड कर देते हैं, और नॉर्मलिटी अपन क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक का, कर लीजिए नोट। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म अपने पास बची है मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन को आप है ना क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक रेशियो है, रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसे आप डिनोट करते हो बाय जीटा से, इसे अपन किसे डिनोट करते हैं, जीटा से, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया होगा आपके, तो रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, की टोटल जो सॉल्यूशन है आपके पास, या सपोज दैट कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर कितने मोल प्रेजेंट हैं। देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि मेरे पास ये कोई सॉल्यूशन है A, B और C का, ठीक है, 3 कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, और मुझे निकालने हैं कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, ये 4 है और ये 1 है। तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5 + 4 + 1, तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई A का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो A कितना है सॉल्यूशन के अंदर, A के मोल कितने हैं, 5 मोल प्रेजेंट हैं, तो A के मोल कितने प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा A का,
क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो यहाँ पे कौन कौन है, ए बी और सी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, तो ये आ गया टोटल कंपोनेंट कितने हैं उसके सबका सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब अपन ऐड कर देंगे। जैसे देखिए कि अगर आपको बी का निकालना हो तो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी और सी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। इसी प्रकार से अगर आपको सी का निकालना हो तो आप लिखेंगे जीटा सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, तो पहला कंपोनेंट जिसका निकालना है, नीचे सब कंपोनेंट का टोटल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा कि जीटा, ठीक है, जीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन, यहाँ पे लिख दूँ, मैं रफ कर देता हूँ इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। एक आपके बचा है पार्ट्स पर मिलियन, एक कंसंट्रेशन टर्म और है आपके पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल इतने नहीं पूछता है भाई, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेन थी जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं, ठीक है। यही आपकी कंसंट्रेशन टर्म थी। अब अपन कैरी करेंगे चैप्टर को आगे की ओर, ठीक है। देखिए इन सब चीज़ों के बिना अगर अपन चैप्टर में आगे बढ़ते तो अपने को कुछ समझ में नहीं आता, तो अपने को यहाँ पे टर्मोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी थी, जो कि अपन ने समझी भी है और न्यूमेरिकल भी सोल्व की है। अब अपन आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, तब तक आप ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट।